अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 9 जिसका टाइटल है एलिमेंट्स ऑफ सी, यानी हमने सी के अंदर इस्तेमाल होने वाले तमाम एलिमेंट्स को इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स याद रखें, सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले वेरिएबल्स, कांस्टेंट, डेटा टाइप्स, फंक्शंस और लेबल्स, ये सब आइडेंटिफायर्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास डेफिनेशन के अंदर भी मेंशन है कि आइडेंटिफायर बेसिकली नाम होते हैं। किस में हम यूज करते हैं? आइडेंटिफायर्स आर द नेम यूज टू रिप्रेजेंट, यानी आइडेंटिफायर्स जिस नाम है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें हम यूज करते हैं वेरिएबल्स में, कांस्टेंट में, डेटा टाइप्स में, फंक्शंस में और लेबल्स में। प्रोग्राम जब आप सी लैंग्वेज में बनाते हैं तो उसके अंदर आप ये सब कुछ इस्तेमाल करते हैं और ये सारे ही आपके आइडेंटिफायर्स होते हैं। आइडेंटिफायर किस चीज के ऊपर कॉन्सिस्ट करता है? आपके पास कैरेक्टर्स के ऊपर। अब कैरेक्टर्स को फिर फर्दर डिफाइन किया गया है कि कैरेक्टर्स में अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं और अंडरस्कोर भी होते हैं। सेम इसी तरह से आइडेंटिफायर कैन कंटेन एनी नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स, यानी आइडेंटिफायर जो होते हैं उसमें कैरेक्टर्स की कोई तादाद नहीं है, जितनी मर्जी आप उसमें मेंशन कर लें। लेकिन सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो ओनली फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करेगा। यानी अगर आपके पास किसी का नाम, वेरिएबल का नाम आपने 31 कैरेक्टर से एक्सीड कर दिया, आपने बड़ा वेरिएबल का नाम रख दिया 50 कैरेक्टर, 50 कैरेक्टर, सी का कंपाइलर क्या करेगा? फर्स्ट 31 को सेव कर लेगा, रिमेनिंग जो 19 बचते हैं उन्हें वो इग्नोर कर देगा। सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। देयरफॉर इन सी लैंग्वेज अपर केस एंड लोअर केस आर डिफरेंट, यानी आपने याद रखना है कि सी लैंग्वेज जब आप कोई भी प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उसमें जो लोअर केस में और अपर केस में लिखे हुए कैरेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपर केस में आपने एप्पल लिखा हुआ है, लोअर केस में आपने अगेन एप्पल लिखा हुआ है, तो ये दो अलग अलग वेरिएबल्स आपके पास कंसीडर होंगे, दो अलग अलग आपके आइडेंटिफायर बनेंगे। हमारे पास टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर की हेडिंग में सी लैंग्वेज के अंदर दो तरह के आइडेंटिफायर्स होते हैं। नंबर फर्स्ट स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, नंबर सेकंड यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर का ऑल्टरनेटिव नेम होता है लाइब्रेरी आइडेंटिफायर या बिल्ट इन आइडेंटिफायर भी इसको कहते हैं। अब इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कौन से होते हैं? दीज आइडेंटिफायर हैव स्पेशल मीनिंग, यानी ये वो आइडेंटिफायर्स हैं जिनका कोई ना कोई स्पेशल पर्पस होता है, जिनका मकसद पहले से डिफाइंड होता है। इन सी लाइक रिजर्व वर्ड, यानी पहले से डिफाइंड शुदा है। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर को रीडिफाइन प्रोग्राम में नहीं किया जाता, क्योंकि अगर आपने उसे रीडिफाइन कर दिया तो उसका जो ओरिजिनल पर्पस होगा वो फिनिश हो जाएगा। इसलिए सी लैंग्वेज के बनाने वाले जो हैं वो मना करते हैं कि किसी भी आइडेंटिफायर को जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होगा उसे रीडिफाइन नहीं किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फंक्शन है प्रिंट एफ के नेम से, और इस फंक्शन का काम क्या होता है? ये एक आउटपुट का फंक्शन है। ये फंक्शन इस हेडर फाइल stdio.h के अंदर सेव है। सेकंड मेरे पास एग्जांपल है स्कैनइफ का फंक्शन है, और ये आपका इनपुट का फंक्शन है, और ये भी stdio.h के अंदर जो है ये सेव होता है। इसी तरह से यूजर डिफाइंड फंक्शन है मेरे पास, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, जो यूजर सेट करेगा, जो प्रोग्रामर सेट करेगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आइडेंटिफायर आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर कौन होता है? उसके आगे पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है मैंने साथ कि ये यूजर होते हैं। यूजर इटसेल्फ प्रोग्रामर है। यूजर यूज दीज आइडेंटिफायर फॉर वेरिएबल, कांस्टेंट, डेटा टाइप्स, फंक्शंस एंड लेबल्स इन द प्रोग्राम। These words are used to save या store access data from various memory location। जैसे इसके अंदर मैंने दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। डिस्प्ले का एक फंक्शन है, और ये फंक्शन जो है यूजर अपने फंक्शंस की वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल करता है। टेक्स्ट वैल्यू है जो कि टेक्स्ट रिटर्न के हवाले से भी काम आती है, टेक्स्ट कैलकुलेटर के तौर पर यूज होती है। यानी यूजर डिफाइंड में यूजर अपनी मदद आपके तहत जो है वो फंक्शन क्रिएट करता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और बिल्ट इन फंक्शन जो है पहले से बने होते हैं, हम उन्हें अपनी ज़रूरियात के मुताबिक जो है उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड है कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स के नाम से। सी लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, यानी पहले से उनका पर्पस जो है वो मेंशन होता है।
जैसे स्लाइड्स में मेंशन है कि ये वो वर्ड्स होते हैं जो पहले से प्री डिफाइंड मीनिंग है इनकी सी लैंग्वेज के अंदर। आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकता है कि सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स होते हैं, तो टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं। इन वर्ड्स को आप चेंज नहीं कर सकते। दीज वर्ड्स कैन नॉट बी यूज या रीडिफाइंड फॉर एनी अदर पर्पस इन द सी लैंग्वेज प्रोग्राम। इसकी एक और बड़ी पहचान होती है, सी लैंग्वेज में जितने भी आप कीवर्ड्स लिखते हैं वो सारे के सारे आपके पास लोअर केस में लिखे जाते हैं। इसी तरह से एक और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब आप सी लैंग्वेज में कोई भी कीवर्ड मेंशन करते हैं तो उसका कलर वाइट हो जाता है। एक स्लाइड के ऊपर आपको चंद कीवर्ड्स के नाम मेंशन है, जैसे ऑटो है, ब्रेक है, केस है, करैक्टर है, कॉन्स्ट है, कॉन्टिन्यू है, डिफॉल्ट है, डू है, इसी तरह और बहुत सारे, टोटल आपके पास 32 है। जैसे ही आप ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे तो आपको ये इस स्लाइड के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है ये सारे का सारा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है वेरिएबल की, और उसके साथ साथ उसके नाम रखने के रूल्स भी मेंशन है। वेरिएबल क्या होता है? बेसिकली वेरिएबल इटसेल्फ एक नाम होता है किस चीज का? नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, जहां पर हम अपना डेटा सेव करेंगे। वेरिएबल्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं? यूज टू सेव या स्टोर वैल्यू दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल्स में कौन सी वैल्यूज होती है? न्यूमेरिक या अल्फाबेट्स। वेरिएबल नेम हमेशा सेम रहता है, लेकिन जो आपने उसके अंदर वैल्यू सेव करते हैं वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। When a variable is created in a computer program, so bytes in the computer memory are allocated। यानी जिस वक्त आपने वेरिएबल को क्लियर करना है, क्रिएट करना है, तो उसे वेरिएबल को कंपाइलर कुछ ना कुछ मेमोरी जो है वो रिजर्व कर देता है। जैसे इंटीजर है, जैसे फ्लोट है, जैसे करैक्टर है, तो इनके साइज के हिसाब से वेरिएबल्स को वैल्यू अलॉट कर दी जाती है। जैसे कि इस स्लाइड के अंदर एक रिलेशनशिप दिखाई गई है कि वेरिएबल का नाम क्या है, उसके कंटेंट क्या है, और वो किस एड्रेस के ऊपर जो है वो शो हो रहा है। जैसे आपके पास ये सारे के सारे एड्रेसेस हैं 001 मेमोरी के। इसी तरह उसकी वैल्यू क्या है, आपके सामने 500 को मैंने सर्कल किया है। वेरिएबल का नाम क्या है, आपके पास सैलरी है। नीचे भी मेंशन है वेरिएबल नेम सैलरी, एड्रेस उसमें 006। इसी तरह से वेरिएबल के कंटेंट क्या है, 500। अब हमारे पास रूल्स हैं कि जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें उसका नाम रखते हुए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। वेरिएबल नेम लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर पर मुश्तमिल हो सकता है। फर्स्ट करैक्टर वेरिएबल का हमेशा अल्फ़ाबेट होना चाहिए। अंडरस्कोर को लीगल फर्स्ट करैक्टर कहा जाता है, बट इसको रिकमेंड नहीं किया जाता, सो आपने भी अवॉइड करना है। फर्स्ट करैक्टर हमेशा वेरिएबल का जो होगा वो कभी भी डिजिट नहीं होना चाहिए, यानी अल्फ़ाबेट होना चाहिए। कभी भी आप वेरिएबल्स के नामों के दरमियान ब्लैंक स्पेस ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह से स्पेशल करैक्टर्स भी इसके अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकते। इसमें आपने स्पेशल करैक्टर्स भी, आपके पास एंड साइन है, डॉलर साइन है, इनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम जो होते हैं जब उन्हें आप डिक्लेयर कर सकते हैं तो एक वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर वो सिर्फ एक डेटा टाइप के लिए इस्तेमाल होगा। सी आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, सो इसके अंदर COUNT काउंट एंड COUNT काउंट ये दो अलग अलग वेरिएबल्स कंसीडर होंगे। इसी तरह से सी वेरिएबल्स जो होते हैं उसमें कभी भी आप कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वेरिएबल का नाम जब आप लिखते हैं तो 31 करैक्टर से लॉन्ग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कंपाइलर जो है एक्स्ट्रा करैक्टर्स को इग्नोर कर देगा। सेम इसी तरह से वेरिएबल नेम ऐसा होना चाहिए जो शुड बी इन अ रीडेबल फॉर्म, जैसे पे या लॉन, यानी वेरिएबल का नाम जो है वो शॉर्टकट में रखें लेकिन इतना हो कि उसको समझा जा सके। प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो लोअर केस लेटर में वेरिएबल्स का नाम लिखते हैं और कांस्टेंट के अंदर जो है वो अपर केस करैक्टर ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएबल डिक्लेरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर। वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर हम क्या काम करते हैं? टेल्स द कंपाइलर द नेम एंड टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर इन अ वेरिएबल। यानी हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर सिर्फ इस चीज़ का फिक्स करना होता है कि वेरिएबल का नाम क्या है और उसके अंदर हम कौन सी वैल्यू सेव करवाते हैं।
When a variable is declared, a certain number of bytes depending upon the data type are allocated to the variable in memory. यानी जिस वक्त आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कंपाइलर ने उसी वक्त उस वेरिएबल को स्पेसिफाई कर देनी है मेमोरी लोकेशन भी, और मेमोरी के अंदर आप इतना डेटा सेव कर सकते हैं. टर्बो सी gives an error message if undeclared variable is used in the program. यानी अगर आपने कोई ऐसा वेरिएबल यूज कर लिया जो आपने प्रोग्राम के अंदर लिखा ही ना हो, तो आपको कंपाइलर जो है वो एक एरर जनरेट करेगा. इसका बेटा सिंटैक्स क्या है? अगर आपके पास सिंगल वेरिएबल आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने डेटा टाइप मेंशन करनी है. उसके बाद आपने वेरिएबल का नाम लिखना है. लास्ट में स्टेटमेंट टर्मिनेटर आपने मेंशन करना है. इसका सिंटैक्स भी है, डेटा टाइप आपके पास सबसे पहले होती है, फिर सेकंड नंबर पर आप वेरिएबल का नाम मेंशन करते हैं, जैसे मैंने भी इसको स्पेसिफाई कर दिया. डिक्लेरेशन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स में क्या काम होता है कि आपने डेटा टाइप लिस्ट सबसे पहले आप मेंशन करते हैं डेटा टाइप, फिर आप मेंशन करते हैं लिस्ट ऑफ वेरिएबल सेपरेटेड बाय कॉमास. जैसे इसमें मेरे पास इंटीजर मेरी डेटा टाइप है, x, y, z, ये मेरे पास वेरिएबल्स की लिस्ट है, और मैंने इन तीनों को अलग अलग करने के लिए बीच में कॉमा इस्तेमाल किया है. इसी तरह से मेरे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है. वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में अगर आप देखें तो सबसे पहले मेंशन है कि असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, यानी जिस वक्त आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसी वक्त उसको वैल्यूज दे दें, तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन. सिंटैक्स इसका है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंगल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है. सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल का आप नाम लिखते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर आप देते हैं, फिर आप उसमें वैल्यूज मेंशन करते हैं. फॉर एग्जांपल इंटीजर डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम a, वैल्यू आपके पास 10. इसी तरह अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स को यहाँ पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले डेटा टाइप, फिर आपके पास वही वेरिएबल का नाम और फिर वैल्यू, बीच में आपने फिर एक अदद कॉमा जो है वो इस्तेमाल करना है. यानी दो वेरिएबल्स को अलग अलग करने के लिए हम बीच में कॉमा इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह से हमारे पास गार्बेज वैल्यू है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड गार्बेज वैल्यू, ये भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. इसमें भी एरर्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, बिकॉज गार्बेज वैल्यू जो होती है वो मीनिंगलेस डेटा होता है. इफ वी डू नॉट इनिशियलाइज इट एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन, यानी जिस वक्त आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, जिस वक्त आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और वहां पर कोई चीज इनिशियलाइज उसको मेंशन नहीं करते, तो कंपाइलर क्या करता है, उसमें कंटेन अ मीनिंगलेस डेटा इज कॉल्ड गार्बेज वैल्यू. एंड विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सच वेरिएबल मे कॉज अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, यानी जब आपने वेरिएबल को किसी किस्म की वैल्यूज को इनिशियलाइज नहीं किया होगा तो उस वक्त जो है आपके पास ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो है कंपाइलर अपनी मदद आपके तहत कोई भी वैल्यू उस वेरिएबल को अलॉट कर देता है. टू अवॉइड दिस सिचुएशन ऑल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट. इसी तरह से हम इसमें एक छोटी सी एग्जांपल भी अगर आप देखना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू मेरे पास 10 है, दूसरा वेरिएबल है उसके अंदर मैंने कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की, तीसरा वेरिएबल है मेरे पास c, उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया a प्लस b. अब मेरा कंपाइलर क्या करेगा, इसमें a की वैल्यू तो वो 10 ऐड कर लेगा, b की वैल्यू क्योंकि मैंने स्पेसिफाई नहीं की, तो ये कंपाइलर अपनी मदद आपके तहत किसी भी वैल्यू को जो है वो बीच में ऐड कर देगा और मेरा रिजल्ट जो है वो अनएक्सपेक्टेड आ जाएगा. सो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे b की वैल्यू लाजमी तौर पर इनिशियलाइज करनी चाहिए. अब मेरे पास क्वेश्चन है असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है. असाइनमेंट ऑफ वैल्यू टू अ वेरिएबल कैन ओनली बी डन यूजिंग इट. इक्वल साइन होता है जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं. असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, परफॉर्म करता है फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट वैल्यू या value of variable on the right hand side of assignment operator will be given assigned to a variable represent on the left side. जैसे for example a वेरिएबल है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर 7 है. वेरिएबल आपके पास a है, वैल्यू आपके पास 7 है. ये लेफ्ट से आपके पास काम कर रहा है, यानी वैल्यू से वेरिएबल की तरफ
शिफ्टिंग इसकी हो रही है। इसी तरह से गार्बेज वैल्यू का एक अदद प्रोग्राम भी यहाँ पर दिया गया है ताकि आप बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ इसको समझ सकें। सबसे पहले तो आपकी दोनों हेडर फाइल्स मेंशन है, फंक्शन मेंशन है, इंटीजर x है, फिर आपने प्रिंट एफ लिखा और x की कोई वैल्यू आपने यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं की हुई फर्स्ट लाइन के अंदर। इसी तरह से आपने सेकेंड लाइन में मेंशन किया x की वैल्यू 200 है, फिर आपने उसको प्रिंट करवाया, लास्ट में आपने गेज लिख दिया। अब अगर आप देखें तो सबसे पहली आउटपुट क्या आएगी, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -27896। आगे एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने किसी किस्म की x की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की थी, तो कंपाइलर ने अपनी मर्जी के मुताबिक जो है हमें रिजल्ट दिया। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने वैल्यू मेंशन की थी, तो इस वजह से कंपाइलर ने आंसर हमारा एग्जैक्ट दिया। सो आप अगर चाहते हैं कि कंपाइलर आपके लिए सही तरह से काम करे तो फिर आपने इनमें लाजमी तौर पर वैल्यूज को स्पेसिफाई करना होता है। अब हमारे पास कांस्टेंट और उसकी टाइप्स हैं। कांस्टेंट क्या होती है, ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो चेंज नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल पी पाई, और इसके अंदर हमने वैल्यूज मेंशन की हुई है। पाई वैल्यू रिमेन सेम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आपके पास कांस्टेंट की कितनी टाइप्स हैं, आपके पास कांस्टेंट की 2 टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट न्यूमेरिक कांस्टेंट, नंबर 2 कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट अगर आप देखें तो इसमें मेंशन है कि ये नंबर्स पर डिपेंड करती है और टोटल आपके पास 2 टाइप्स होती है न्यूमेरिक कांस्टेंट की, इंटीजर और फ्लोट। इंटीजर के अंदर अगर आप देखें तो वो नंबर्स होते हैं जो काउंट में होते हैं, यानी इसमें विदाउट डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट। फॉर एग्जांपल +56 -678। इसी तरह से फ्लोटिंग कांस्टेंट वो वैल्यूज होती हैं जो आपके पास मयर्स होती हैं जिसमें विद डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट ऐड होता है। 4.786 या 0.45 ये आपके पास फ्लोटिंग कांस्टेंट ऐड होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास स्लाइड है कैरेक्टर कांस्टेंट की है। कैरेक्टर कांस्टेंट की पहचान ये होती है कि ये सिंगल अल्फाबेट होता है, सिंगल डिजिट होता है, सिंगल सिंबल होता है, लेकिन इसकी पहचान क्या है, ये अपोस्ट्रोफी के अंदर जो है ये इसको फिक्स किया होता है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैरेक्टर क्या होती है, इसके अंदर सिर्फ 1 आपके पास होती है। इसी तरह से एग्जाम्पल के अंदर है 5, इसी तरह प्लस और बी, यानी कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर जो है वो ये नहीं होता कि अल्फाबेट्स होंगे या डिजिट्स होंगे या नंबर्स होंगे, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहचान इसकी ये है कि दोनों तरफ से सिंगल अपोस्ट्रोफी का वर्ड जो है वो ऐड होना